चलो शैल वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। चलो तो शैल वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। The following balances appeared in the books of Paradise Limited, unlisted company other than AIFI banking company, NBFC, HFC। इसका अर्थ क्या है? DRR कितना बनाना पड़ेगा? 10% एंड DRRI 15%। 1/4/2021 के बैलेंसेस आपको दिए हैं। 12% डिबेंचर्स कितने रुपए के आउटस्टैंडिंग है? 7.5 लाख रुपयों के, और 7.5 लाख रुपयों पे आपको 12% का यानी 90,000, सॉरी 12 नहीं 10%, यानी कितने का डीआरआर क्रिएट करके रखना पड़ेगा? 75,000 का डीआरआर क्रिएट करके रखना पड़ेगा। बट उसमें से सिर्फ 25,000 रुपए का डीआरआर ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी बैलेंस कितने का? 50,000 का डीआरआर अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इज इट राइट? इस अकाउंटिंग ईयर में डीआरआर इन्वेस्टमेंट 1,12,500 रुपयों के है। जरा देखो दोस्तों, 7.5 लाख रुपए पे 15% कितना आता है? 1,12,500, यानी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो इन्वेस्टमेंट करने का टेंशन हमें नहीं है। बस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने से पहले हमें ये इन्वेस्टमेंट बेच देने हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? 1120 इन्वेस्टमेंट किसमें किया है? 10% secured bonds of government of India of ₹100 each। 1125 बॉन्ड्स है, 100 रुपए का एक बॉन्ड है, 1,12,500 हुए क्या? Annual contribution to DRR was made on 31st March every year। तो 1 अप्रैल 2021 तक 25,000 रुपए ट्रांसफर करे हैं, एंड हर साल के 31 मार्च को हम डीआरआर क्रिएशन करते हैं। On 31st March 22, balance at bank was 7,50,000 before receipt of interest। कौन से इंटरेस्ट की बात यहां पे हो रही है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो रिसीव होता है, डिबेंचर के ऊपर का इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। ये जो बैंक बैलेंस है 7.5 लाख रुपए का, ये बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो बैंक बैलेंस है ये बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आना बाकी है, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आना बाकी है। बाकी सारी इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस जो बैंक में जमा होनी चाहिए थी या फिर बैंक से पे होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। अरे बोलो ना दोस्तों, बैंक बैलेंस बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या? आफ्टर ऑल अदर पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स, ओनली वन रिसिप्ट इज पेंडिंग। विच वन इज दैट? इंटरेस्ट रिसिप्ट। बाकी सारे पेमेंट्स भी हुए हैं, बाकी सारे रिसिप्ट्स भी हुए हैं। अरे बोलो, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे हो चुका है, अब आप फिर से दोबारा पे मत करो।
ऐसा ही इंटरप्रिटेशन निकलता है ना इसका। पिछले क्वेश्चन में हमने डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट पे किया, इस क्वेश्चन में डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करोगे क्या? नहीं, क्योंकि क्या बोला है, 31 मार्च 22 को बैलेंस एट बैंक 7.5 लाख रुपए है, और उसमें सिर्फ एक रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट रिकॉर्डेड नहीं है, बाकी सारी चीजें उसमें है। यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पे करके रखा है। ध्यान में नहीं रहता रे बच्चों, इसको अंडरलाइन करके लिखो। मींस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड। receipt of interest, it means interest on debentures is already paid। समझा क्या रे बच्चों? नहीं तो आप पिछला क्वेश्चन लेके इसको कंपेयर करोगे और बोलोगे कि वहां पे इंटरेस्ट पे किया, यहाँ पे क्यों नहीं पे किया। उसका जवाब यहाँ पे है। आपका बैंक बैलेंस दिया है 31 मार्च 22 का, बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। मतलब सिर्फ एक ही रिसिप्ट इसमें ऐड करनी जरूरी है, कौन सी? इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा बस आपको। आर यू ऑल गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? हाँ, द इन्वेस्टमेंट्स वेर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन दी अबाउट डेट। तो दोस्तों रिडम्पशन कौन से तारीख को कर रहे हैं हम लोग? 31 मार्च को। रिडम्पशन कौन से तारीख को कर रहे हैं? 31 मार्च को। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आ रहा है? रिडम्पशन 31 मार्च को हो रहा है। डीआरआर क्रिएट कब करोगे? 31 मार्च को। इन्वेस्टमेंट बेचोगे कब? 31 मार्च को। इंटरेस्ट कब रिसीव करोगे? 31 मार्च को। आर यू ऑल गेटिंग दिस? सारे एंट्रीज आपको 31 मार्च को करने हैं। कौन से अकाउंट बनाने के लिए पूछा है यहाँ पे? डिबेंचर अकाउंट बनाओ, डीआरआर अकाउंट बनाओ, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बनाओ। चलो, शैल वी स्टार्ट? चार लाइंस। डीआरआर अकाउंट, चार लाइंस। Then next one is 10% secured bonds of Government of India. मतलब ये कौन सा अकाउंट है? DRRI अकाउंट। इसके लिए भी चार लाइंस। Then next account is bank account. Next account is bank account. Is it right? इसके लिए भी 5 लाइंस काफी है, 4-5 लाइंस। And last one is debenture holders account.
चलो शैल वी स्टार्ट। चलो ओपनिंग बैलेंस से शुरू करते हैं। तारीख लिखेंगे 1 अप्रैल 2021। 12% डिबेंचर अकाउंट में 1421। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000। डीआरआर अकाउंट में भी 1421। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। देन डीआरआरआई अकाउंट में 1421। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,500। इज इट राइट? बस इतने ही अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस दिखा रहे हैं। क्या बैंक अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस है? यस, बट दैट इज बैलेंस ऑन 31st March 22 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इजंट इट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 7.5 लाख रुपए। ये 1 तारीख का बैलेंस नहीं है दोस्तों, ये 31 मार्च का बैलेंस। बस एक ही एंट्री बाकी है, कौन सी? इंटरेस्ट रिसिप्ट नहीं हुआ है और उसके बाद हमें डिबेंचर रिडीम करने के लिए बोला है, तो वो एंट्रीज का इफेक्ट भी यहाँ पे आएगा। आर यू गेटिंग दिस? इन्वेस्टमेंट बेचने की भी एंट्री अभी इसमें ऐड होगी। बस डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करने की एंट्री आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाज नॉट स्पेसिफिकली टेलिंग यू दिस। सभी बच्चों को समझा नहीं है? चलो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले लॉ कंप्लाई करता है रिडम्पशन को जाने से पहले। लॉ के अनुसार वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of DRR to be created before redemption. बिफोर रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के पहले डीआरआर कितने का क्रिएट करना है, विच इज इक्वल टू 10% ऑफ 7,50,000 माइनस ऑलरेडी क्रिएटेड कितना है 25,000। तो 75,000 माइनस 25,000, तो कितने का डीआरआर क्रिएट होगा? 50,000। इज इट राइट? बोलो एंट्री क्या होती है डीआरआर बनाने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तारीख होगी 31 मार्च 22, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच? 50,000। इज इट राइट? फालतू का प्रोविजन है, कंप्लाई करो, बात खत्म करो। सॉरी, एक तारीख को ही लिया तो क्वेश्चन बोल रहा है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द डीआरआर वाज मेड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, इसलिए मैंने 31 मार्च को एंट्री की। ठीक है ना? 1 अप्रैल को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अप्रैल को भी कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में मत करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया है कि 31 मार्च को ही हम एंट्री करते हैं। एंड वैसे भी फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं ना तभी हम एंट्री करते हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग 31 मार्च को ही एंट्री होनी चाहिए। बट पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने 1 अप्रैल को एंट्री डाली थी। समझ में आया? नहीं तो हमें 28 फरवरी को मारनी चाहिए थी पिछले क्वेश्चन। ठीक है? भले ही पी एंड एल हम फाइनल अकाउंट्स में बनाते कब है? बैलेंस शीट डेट पे, बट कंपनी के लेजर बुक्स में हमेशा एक पी एंड एल अकाउंट का लेजर होता है, जो पी एंड एल अपना रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है ना, वो वाला अकाउंट। ठीक है? तो उसमें ये अकाउंट की एंट्री रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है? इट्स नॉट अ बिग डील, 1 तारीख को भी मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली बता रहे कि 31 मार्च को मारो तो 31 मार्च को ही मारनी पड़ेगी। पीछे जाके तो नहीं कर सकता ना, 31 मार्च 21 नहीं लिख सकता मैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ू क्या, बोलो। अब क्या करें, पहले इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1,12,500 के डिबेंचर्स है ना, इन्वेस्टमेंट्स है ना, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर है। प्लीज शो द कैलकुलेशन ओवर हियर, 1,12,500 इंटू 10%, इज इट राइट, ये देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, पूरे साल का मिलेगा क्या, यस कितना 11,250। आर यू ऑल गेटिंग दिस। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, ये इंटरेस्ट पी एंड एल को चला जाएगा, हमें पी एंड एल अकाउंट नहीं पूछा है, फॉरगेट अबाउट इट। अगर ये इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता तो डीआरआर अकाउंट में जाता, हमने वो ट्रीटमेंट लिख के रखा था, बट वो जनरली नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि पी एंड एल नहीं तो डीआरआर में जाएगा। चलो आगे बढ़ू क्या, ये री इन्वेस्ट नहीं हुआ ना, ये तो बैंक अकाउंट में जमा हुआ, तो ये री इन्वेस्ट नहीं हुआ। अगर इन्वेस्टमेंट में ही ऐड होता है, क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको बताना चाहिए ना कि वो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ही बढ़ा रहा है, तो वो री इन्वेस्ट हुआ ऐसे मानेंगे। आर यू गेटिंग इट। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भेजना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ऐसा एंट्री करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा आपको, बैंक में जमा नहीं होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसी एंट्री होगी, और इन्वेस्टमेंट आपके 1,12,500 प्लस 11,250 रुपए पे दिख जाएंगे। हाँ लेकिन उस केस में जो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ वो कहां पे जाएगा, डीआरआर अकाउंट को जाएगा, तो अगली एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। अब अगली एंट्री क्या होगी इस केस में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल को भेजेंगे क्योंकि जमा हो गया ना हमारे पास बैंक में, तो ये री इन्वेस्ट नहीं हुआ है, ये बैंक में जमा हुआ है। एफडी पे इंटरेस्ट क्या होता है, री इन्वेस्ट होता है, इसलिए एफडी की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है और आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलना शुरू हो जाता है एफडी में, इज इट राइट। चलो आगे बढ़ू क्या, बराबर ना, हाँ। चलो आप क्या करो, इसका सेकेंड इफेक्ट तो नहीं देना है मुझे, तारीख लिखो इसकी पहले 31 मार्च 22, इसका सेकेंड इफेक्ट पी एंड एल में जाएगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं। अब बोलो अगला इवेंट कौन सा हुआ, इन्वेस्टमेंट बेच देने पड़ेंगे ना, चलो इन्वेस्टमेंट बेचे क्या, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो तारीख लिखूंगा 31 मार्च 22, बाय बैंक 1,12,500, इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में 31 मार्च 22 टू 10% डीआरआर है, हाउ मच 1,12,500, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, पैसा रिसीव्ड। नाउ कैन वी प्रोसीड विद द डिबेंचर्स रिडम्पशन, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम हियर, इज इट राइट माय फ्रेंड्स। तो बोलो पहले डिबेंचर होल्डर्स को बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, डिबेंचर्स का एज वेल एज प्रीमियम का, एंट्री क्या होती है, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 31 मार्च 22, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बराबर है क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम कितना जाएगा 7,500, सॉरी 75,000, एंड 12% डिबेंचर डेबिट कितने से होंगे 7.5 लाख। तो दोस्तों 12% डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में 31 मार्च 22 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000 डीआरआर अकाउंट, सॉरी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में अभी क्या सीन है, 7,50,000 प्लस 75,000, इतने इनको पे करने हैं, पे कर दूं क्या, तो 31 मार्च 22 को टू बैंक
8,25,000। बराबर है बच्चों। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे होगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय डिबेंचर होल्डर्स। $8,25,000। दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे नहीं करना है आज की तारीख तक का। पे किया है और उसके बाद का ही बैलेंस आपको दिया है। ये कहां पे बताया सर? उन्होंने बस इतना बताया कि ये जो बैंक बैलेंस है वो बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? मींस आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट्स। सारे एडजस्टमेंट बाकी के हो चुके हैं ऐसा मान के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। डू यू गेट दिस पॉइंट माय फ्रेंड्स? एजम्पशन की बात ही नहीं है, क्लियर है क्वेश्चन। बैंक बैलेंस बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या? आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट्स। 31 मार्च का बैलेंस है। आर यू गेटिंग दिस? अरे बोलो ना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ कैन वी क्लोज ऑल अकाउंट्स? पहला कौन सा है? 12% डिबेंचर अकाउंट्स। इज इट क्लोज्ड? डीआरआर अकाउंट का क्या करूं? 75,000 का बैलेंस आ रहा है इस अकाउंट में। व्हाट टू डू अबाउट दिस? ट्रांसफर इट टू जनरल रिजर्व। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? 10% secured bonds of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अकाउंट टैली हो जाएगा। बराबर है क्या बच्चों? नेक्स्ट, बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस आ जाएगी बैंक अकाउंट में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 48,750। इज इट राइट? चलो, आगे बढ़ू क्या दोस्तों? तो आई होप आप लोगों को रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन कैश समझ में आया है, उसके साथ साथ डीआरआरआई एंड डीआरआई का ट्रीटमेंट भी समझ में आया है। अभी तक के दोनों क्वेश्चन में डीआरआरआई हमने नहीं बनाया, उन्होंने ही ऑलरेडी बना के दिया था। बट जरूरत पड़ी तो हम डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट खरीद भी तो सकते हैं। कितना खरीदना है? 15% अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। बराबर है ना? तो 7.5 लाख का 15%, 1,12,500 का इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। खरीदने की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डीआरआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आपको मे भी किसी अगले क्वेश्चन में ऐड कर खुद से करनी पड़ सकती है। और ये इन्वेस्टमेंट करने कब है? अगर इस फाइनेंशियल ईयर में डिबेंचर का रिडम्पशन होने वाला है तो इस फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल के पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो उतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखते हैं आगे किसी क्वेश्चन में है क्या। अगर नहीं है तो आपको खुद से इन्वेस्टमेंट भी करना कभी कभार पड़ सकता है। चलो, आगे बढ़ू क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आ गए सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे? शैल वी स्टार्ट? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पे क्वेश्चन है, ठीक है। XYZ लिमिटेड हैज इशूड 1,012% convertible debentures of ₹100 each, redeemable after a period of 5 years। तो दोस्तों, 1,000 डिबेंचर्स
इंटू 100 रुपीज ईच। तो डिबेंचर्स कितने रुपए के आउटस्टैंडिंग है? 1 लाख रुपयों के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। बराबर है क्या? रिडम्शन पीरियड कौन सा, रिडम्शन कब होने वाला है इसका? आफ्टर 5 years। Terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a 5% premium। तो रिडम्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1 लाख प्लस 5%, 1,05,000। The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity shares of ₹10 each at a price of ₹20 per share and the balance in cash। तो दोस्तों ये 1,05,000 जो पे करने हैं उसमें से 20% पोर्शन के लिए वो क्या ले सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल ले सकते हैं, जिसकी फेस वैल्यू होगी 10 रुपए, लेकिन इशू प्राइस कितना होगा? 20 रुपए। तो दोस्तों 1,05,000 का 20%, यानी मान लो सभी लोगों ने हाँ बोला तो 21,000 रुपए तक का कन्वर्जन होगा। सभी लोगों ने हाँ बोला तो 21,000 रुपए तक का कन्वर्जन होगा, यानी 21,000 रुपयों के डिबेंचर्स के बदले हम शेयर्स इशू करेंगे। अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है एक शेयर का, एंड इशू प्राइस अगर 20 रुपए है, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? सामने वाले डिबेंचर होल्डर्स को देने कितने हैं पैसे? 21,000, और दोनों के बीच में इशू प्राइस कितने का एग्री हुआ है? 20 रुपए का। तो 20 से डिवाइड करूं या 10 से? 20 से। हमने इसका डिस्कशन किया था दोस्तों, सिंपल सी बात है, इशू प्राइस मोस्टली मार्केट से रिलेटेड होता है। तो सामने वाले जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको 21,000 मिलने चाहिए हमारे शेयर्स के। अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो कितने शेयर इशू करोगे? 2,100, 2,100 शेयर इशू करोगे, और उसका मार्केट वैल्यू कितना है अभी? 20 रुपए के हिसाब से बेचारों को 42,000 मिल जाएगा। बेचारों नहीं, चालाक हो जाएंगे वो। आर यू गेटिंग इट? तो उनको 21,000 ही मिलने वाले शेयर्स इशू करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे डिवाइड किससे करना है? इशू प्राइस से। एंड इशू प्राइस से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 1050। लेकिन अगर सभी हाँ बोलते तो मैं आगे तक बढ़ा ही नहीं हूं अभी तक। एंड बैलेंस कितना देना है? 84,000। 80% यानी 84,000 का बैलेंस हम कैसे पे करेंगे? कैश में। तो मुझे आप पहले बता दो कि डीआरआर वगैरह कितने का क्रिएट करना पड़ेगा। अब 84,000 का फेस वैल्यू कितना है? यानी ऐसा करो ना, 1 लाख का 80%, यानी 80,000 रुपए के डिबेंचर कैश में रिडीम होने वाले हैं। तो डीआरआर एक तो 1 लाख के ऊपर पूरा कर सकते हो 10%, यानी 10,000, नहीं तो मिनिमम 8,000 तो आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी का टाइप कौन सा है बताया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। और डीआरआर की यहाँ पे बात ही नहीं की है। इनफैक्ट क्वेश्चन भी क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। इसलिए डीआरआर वगैरह यहाँ पे बातें नहीं की है, मैं एडिशनल ज्ञान दे रहा हूं आपको। कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, एंड नॉन कन्वर्टिबल पार्ट के लिए डीआरआर करने की जरूरत नहीं। उल्टा बोला क्या मैंने? हाँ, कन्वर्टिबल के लिए नहीं करना है, नॉन कन्वर्टिबल के लिए डीआरआर क्रिएट करना है। लेकिन कौन सी कंपनी को? अनलिस्टेड अदर, अनलिस्टेड अदर कंपनी को। इज इट क्लियर टू यू? समझ, दिमाग में कुछ घुसता है कि नहीं घुसता है? हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में डीआरआर की हम बातें ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज वगैरह नहीं पूछा है। सिंपली क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड कैश पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ 20,000 डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि कितने लोगों ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। ठीक है, देखते हैं। तो ये तो पक्का समझ में आ चुका है आपको कि कन्वर्जन कितने परसेंट का होगा? सिर्फ 20% का। तो देखा जाए तो 80,000 शेयर्स हम कैश में ही पे करेंगे। 80,000 डिबेंचर्स का अमाउंट
कैश में ही पे करेंगे एंड बचे 20,000 डिबेंचर्स का कन्वर्जन करेंगे। बराबर है कि नहीं? हमारा प्लान नहीं है, बट अभी देखते हैं। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 20,000 rupees opted to get their debentures converted into equity shares as per the terms of the issue। यानी सभी डिबेंचर होल्डर ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया है एक प्रकार से, या फिर जिनके पास 20,000 रुपए के डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। बराबर है ना? 20% ही था ना आपका, 1 लाख का टोटल डिबेंचर है, उसमें से 20% डिबेंचर्स आप कन्वर्ट कर रहे हो, यानी ये 20,000 रुपीज के डिबेंचर्स आप कन्वर्ट कर रहे हो, यानी सब लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, ये मैं बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? सब लोगों ने बोला कि ठीक है हमें कन्वर्जन करके दे दो। तो कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट करने हैं? 20,000 डिबेंचर्स कन्वर्ट करने हैं एंड बचे हुए 80,000 डिबेंचर्स कैश में पे करने हैं। तो कैश में कितना अमाउंट पे करना है? 80,000 डिबेंचर्स का फेस वैल्यू प्लस 5% प्रीमियम, यानी कैश में कितना पे करना है? 84,000। आर यू ऑल गेटिंग दिस? इज इट राइट और रॉन्ग? आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो क्या? मुझे समझ में नहीं आता। क्या ये बराबर है या गलत बोल रहा हूं मैं? ठीक से पढ़ो ना यार आप। क्या देखो, सिंपल है, क्वेश्चन में क्या बोला है? द डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो हैड द ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग। तो उनका जो होल्डिंग है उसमें से 20% होल्डिंग वो कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, और बचा हुआ पैसा कैसे लेंगे वो लोग? कैश में। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 20,000 rupees opted to get their debentures converted into equity shares as per the terms of the issue। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि टोटल डिबेंचर होल्डर्स ने ऑप्शन ऑप्ट किया। अगर टोटल डिबेंचर होल्डर्स ने ऑप्शन ऑप्ट किया होता तो 1 लाख रुपयों के डिबेंचर्स में से 20% डिबेंचर्स कन्वर्ट होते। अब सिर्फ 20,000 डिबेंचर होल्डर ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, इसका मतलब 20,000 का 20% इक्विटी में कन्वर्ट होगा और बचा हुआ कैश में कन्वर्ट होगा, और बचे 80,000 के डिबेंचर होल्डर्स कैश ही लेंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? तो चलो आंसर लिखते हैं, राइट डाउन। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ number of equity shares to be issued on conversion, statement showing calculation of number of equity shares to be issued on conversion, and cash to be paid, and cash to be paid। Particulars, right hand side 1 column rupees। Shall we start? Point number A, total number of debentures। कितने हैं टोटल डिबेंचर्स? 1,000 ना? बोलोगे? बराबर है ना? 1,000। पॉइंट नंबर बी, टोटल applicants
ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। 20,000 रुपयों के डिबेंचर होल्डर्स ने कन्वर्जन के लिए यस बोला है, मतलब कितने डिबेंचर होल्डर्स ने? 200 डिबेंचर होल्डर्स। इज इट राइट? पॉइंट नंबर सी, कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ debentures who opted for conversion। 200 डिबेंचर का 20%, हाउ मच? 40 डिबेंचर्स। चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हो, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इज इट राइट? पॉइंट नंबर डी, अमाउंट पेएबल ऑन कन्वर्जन। 40 डिबेंचर्स इंटू 105 रुपए ना, बोलो ना दोस्तों। इज इट राइट? बराबर है, चलो। तो 40 डिवेंचर्स इंटू 105 रुपए कितना? 4,200 रुपए। ठीक है। पॉइंट नंबर ई, इशू प्राइस ऑफ शेयर। कितना है इशू प्राइस ऑफ शेयर? 20 रुपए पर शेयर। तो कन्वर्जन पे 4,200 रुपए देने हैं, उसमें से एक शेयर का प्राइस 20 रुपए अगर डिसाइड होता है तो पॉइंट नंबर एफ
number of equity shares to be issued. $4,200 divided by 20, rupees 200 and rupees नहीं sorry 210 शेयर्स. क्लियर है क्या? हाँ. अब स्टेप नंबर 2 लिखो. Calculation of cash to be paid. Calculation of cash to be paid. Right hand side 1 column rupees. Point number A, total number of debentures कितने थे? 1000. Is it right? Point number B, debentures who got converted कितने? 40 ना. तो बचे कितने? बैलेंस डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश. $960. बोलो दोस्तों. करेक्ट है क्या? पॉइंट नंबर डी, रिडम्शन वैल्यू ऑफ डिबेंचर. रिडम्शन वैल्यू पर डिबेंचर लिखो. पर डिबेंचर 100 रुपए का फेस वैल्यू, 5 रुपए का प्रीमियम, 105. बोलो दोस्तों. पॉइंट नंबर ई, टोटल अमाउंट टू बी पेड इन कैश. तो 960 इंटू 105. $100,800. एंड अगर उस 40 डिबेंचर होल्डर को मैं अगर नहीं 200 में से 40 कन्वर्ट हुए ना, तो 160 को अगर मैं बताना चाहूं तो कितना रुपए पे करना पड़ेगा? 160 डिबेंचर्स इंटू 105, 16,800. टोटल डिबेंचर्स का कितना क्या पूछा है क्वेश्चन में? अच्छा, उस 20,000 डिबेंचर होल्डर्स का ही पूछा है क्या? पॉइंट नंबर एफ लिखो. अमाउंट पेएबल इन कैश टू डिबेंचर होल्डर्स who opted for conversion. तो दोस्तों, हाउ मेनी डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन? 200 डिबेंचर होल्डर्स, राइट. उसमें से 40 कन्वर्ट कर दिया हमने, तो बचे कितने? 160 डिबेंचर्स. 160 डिबेंचर इंटू 105 रुपए. करेक्ट है कि नहीं? 160 डिबेंचर इंटू 105 रुपए कितना आता है? 16,800. इनको पे करना है. इनको कितना पे करना है वही पूछा है आपको. आर यू गेटिंग दिस? इज इट सिंपल? चलो आगे बढ़ू क्या? क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको सॉल्व करना है अभी. ठीक है, आर यू रेडी? द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बीईई कंपनी लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी. तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा क्या? सॉरी, डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा क्या? बोलो. एंड डीआरआर है, दोनों करना पड़ेगा.
शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिए हैं, ट्रेड पेएबल्स भी है, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। डरने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट है। ओके, एंड बैलेंस शीट के डिटेल्स यहाँ पे दिए। देखो शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल को छोड़ दो, इशूड कैपिटल 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 है। पी एंड एल अकाउंट में 1,20,000 का बैलेंस है, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। पी एंड एल में 1,20,000 का बैलेंस है। डिबेंचर देखो कितने के, 1,20,000। पी एंड एल में बाकी दूसरा कोई रिजर्व दिख रहा है क्या, डीआरआर वगैरह? इसका मतलब क्या, डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। कितने का क्रिएट करेंगे, 1,20,000 का 10%, यानी 12,000 डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या, देखो ये देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, कितने की, 1,20,000 पे 15%, यानी 18,000 की इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी, बाद में बेचनी पड़ेगी। अरे बोलो, चलो जी, तो ठीक है आगे बढ़ता हूं। कैश 2,30,000 का अपने पास है, बैंक बैलेंस प्लस कैश बैलेंस, ठीक है। एट द एजीएम it was resolved to give existing shareholders the option to purchase 1 rupees 10 share at rupees 15 for every 4 shares held prior to bonus distribution. This option was taken up by all the shareholders. What type of shares are these? Right shares. बोनस इशू होने के पहले जितने भी शेयर्स थे, क्योंकि आगे बोनस इशू हो रहा है देखो, यानी बोनस इशू होने के पहले जितने भी शेयर्स थे, उस हर एक शेयर के लिए कितने शेयर खरीदने का मौका, 4 शेयर खरीदने का मौका। शेयर है कितने का, 10 रुपए का, और खरीदना कितने में, 15 रुपए में, यानी 5 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलेगा कंपनी को। चलो कैलकुलेशन लगाते हैं। ऑलरेडी कितने शेयर्स है, 20,000, 4 को 1 मिलेगा, मतलब 5,000 राइट शेयर्स खरीदने का मौका। अरे बोलो ना, तो 5,000 राइट शेयर्स 15 रुपए से बेचेंगे हम लोग हमारे करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो पैसा आएगा बैंक में कितने का, 75,000 का, और उसमें से 10 रुपए यानी 50,000 इक्विटी कैपिटल को जाएंगे, एंड 5 रुपए यानी 25,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम को जाएंगे। क्या एंट्री मारेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंबाइंड क्वेश्चन है, पिछले 3 टॉपिक्स मिला के। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाला गया है इसमें से, नहीं तो वो भी होता है इसमें, ठीक है। लगता है आपके लेवल पे आके क्वेश्चन दिया इन्होंने, मे भी अगले क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, यानी ऐसा कंबाइंड क्वेश्चन बना के भी 20 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा, बोनस इशू होगा, जैसे कि यहाँ पे आगे ये राइट इशू होने के बाद टू इशू 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। अब राइट शेयर पे भी बोनस शेयर मिलेंगे क्या, वो डिपेंड करता है रिकॉर्ड डेट कौन सा है। अभी हम मानेंगे कि रिकॉर्ड डेट राइट इशू के बाद का है, तो बोनस राइट पे भी मिलेगा। ओके, तो ऑलरेडी कितने शेयर्स थे कंपनी के, 20,000, अब कितने हो गए, 25,000। 5 को 1 बोनस मिलेगा, यानी 25,000 को 5,000 बोनस शेयर्स मिलेंगे। और बोनस शेयर की एंट्री आपको अच्छी तरह से आती है, बोलो 5,000 शेयर्स इशू करने हैं एज अ बोनस, 10 रुपए का शेयर है, यानी 50,000 का बोनस इशू होगा। 50,000 रुपए कहां से निकालोगे, पी एंड एल अकाउंट से। दूसरा कोई रिजर्व है क्या, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री भी समझ में आई, अरे बोलो ना। अब पी एंड एल में बैलेंस कितना है, पी एंड एल में बैलेंस कितना है, अब 70,000 है ना, उसमें से डीआरआर क्रिएट करो, क्योंकि अभी हम अगला काम क्या करने वाले हैं, डिवेंचर्स रिडीम करने वाले हैं। तो डीआरआर क्रिएट करो। डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री कौन सी, तारीख कौन सी डालोगे, इन्होंने सब कॉम्प्लिकेटेड ही करके दिया, 31 मार्च ही लिखो, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो डेट कॉलम डैश कर दो, सीरियल नंबर लिख दो। डीआरआर क्रिएट करो, कितने का,
10,000 का कर पाओगे क्या? हाँ 12,000 का है ना बैलेंस अपने पास, तो क्या एंट्री होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। अब पी एंड एल में बैलेंस कितना आया? 70 माइनस 12। समझ में आ रहा है क्या? फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, बैंक में पैसा है क्या उतना? है ना, 230 है प्लस 75 आए हैं, 230 है प्लस 75 आए हैं। चलो अब क्या एंट्री करनी है हमें? डीआर आ रहा है अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की इन्वेस्टमेंट करेंगे? 18,000 की। चलो अब रिडम्शन कर सकते हैं क्या? यस, पहले बैलेंस डिबेंचर होल्डर को भेजते हैं। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000। प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर 3,600। बराबर बोल रहा हूं मैं? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा? 123,600। पैसा है क्या उतना अपने पास? देखो जरा, चेक करो। 2,30,000 में से 18 ही तो गया है ना, बचा हुआ है ना पैसा अपने पास? है। लेकिन वो 18,000 के इन्वेस्टमेंट अब क्या करने पड़ेंगे? बेचने पड़ेंगे। सर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भूल जाओ ना, कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट अपने खरीदा है पता नहीं ना हमें, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इग्नोर इट। डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया होगा ना 31 मार्च तक का। ये बैलेंस शीट 31 मार्च की बनाई तो एक्रूअल बेसिस पे बनाई। अभी वो थोड़ा सा आपको कैजुअली लेना पड़ेगा। मे बी उन्होंने डिबेंचर डीआरआर के एंट्री भी नहीं मारी होगी, देखते हैं आंसर में। ठीक है ना, बट बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इन्होंने नहीं किया तो ठीक है, हम करेंगे। ठीक है, हम अगले साल रिडम्शन कर रहे हैं ऐसा मान के करेंगे। ठीक है ना, 30 अप्रैल के पहले ही हो रहा है, 1 अप्रैल की तारीख को इग्नोर करो आप, मैं बोलता हूँ। उन्होंने डीआरआर की है, डीआरआर की एंट्री मारी है कि नहीं मारी है वो भी देखते हैं अभी। ठीक है ना, चलो मैं बस एंट्री समझा रहा हूं आपको। हाँ, तो डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट की बात छोड़ दो, क्योंकि परसेंटेज कितना है वो बताया नहीं है, तो इग्नोर इट। डीआरआरआई पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे? डीआरआरआई बेचेंगे। बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई। कितना आएगा वापस? 18,000। तो क्या एंट्री का क्या फायदा हुआ? 18,000 इन्वेस्ट किया, उसी दिन 18,000 वापस लिया। दिखाने के लिए कर रहे हैं बस। इज इट राइट? और वो भी उन्होंने किया है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको। देन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दो। क्या एंट्री होगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट जाएगा? 123,600। अब डीआर प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर में 3,600 का डेबिट बैलेंस है, वो कहां पे राइट ऑफ करोगे? पी एंड एल को राइट ऑफ करो। क्लियर है क्या दोस्तों? समझ में आ रही है बात? और कुछ रह गया क्या? देखो, बैलेंस इन डीआरआर कहां पे भेजोगे? जनरल रिजर्व को, तो वो एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो इतने सारे एंट्रीज करने हैं। एक 2 मिनट में बस कंफर्म करते हैं कि इन लोगों ने डीआरआरआई एंड डीआरआर क्रिएट किया है कि नहीं किया है। कौन सा क्वेश्चन है वो? इलस्ट्रेशन 4 है क्या? ये तो अभी ठीक है, समझ में आ गई पहली एंट्री, ये भी समझ में आ गई। इज इट राइट? इन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को बीच में डाला है, मैंने शॉर्टकट एंट्री बताई आपको, शॉर्टकट ही मार दो। फिर ये बोनस शेयर की एंट्री, लेकिन इन्होंने बोनस शेयर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया है। वेरी वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे आया ना 25,000 का। राइट शेयर इशू किया ना प्रीमियम पे। मिक्स कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, चीजों को मिक्स कर रहे हो। बोनस इशू के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, स्पेसिफाइड कंपनी का क्या संबंध? वो सीआरआर के लिए, सीआरआर पे, सीआरआर भी नहीं, सॉरी, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। दो चीजें मिक्स कर रहे हो, समझा ना? हाँ, स्पेसिफाइड बेसिफाइड कुछ नहीं, बोनस शेयर के लिए हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम ही पहले यूज करना है। करेक्ट है ना? समझा ना? बाकी लोगों को मस्त है एकदम। सर आप लगे रहो, समझ में आता है ना दोस्तों? हाँ, तो ये रह गया था, मैंने भी स्किप कर दिया। देखो ये
सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है मतलब पहली प्रायोरिटी कौन सी रिजर्व को देनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, बराबर है। एंड देन पी एंड एल को, मतलब पी एंड एल में और बैलेंस बचेगा हमारे, बराबर है। ये देखो डेट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ये देखो डीआर आ रहा है अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लोड नहीं लेना है डेट का वगैरह, उपकार करते हो अपन यांच्यावर एंट्री करून। एक्चुअली ये 30 अप्रैल के पहले होना चाहिए था इस साल, बट नहीं हुआ तो अभी लॉ कंप्लाई कर दो, ठीक है ना, ऐसा होता है अक्सर। फिर ये डिबेंचर होल्डर को भेजा, फिर प्रीमियम पी एंड एल को भेजा, पी एंड एल को ही जाएगा प्रीमियम, स्पेसिफाइड कंपनी यहाँ पे है देखो वो, एंड डीआरआर टू जनरल रिजर्व, बैंक टू, ये इन्वेस्टमेंट बेचो और फिर पेमेंट करो। करोगे क्या एंट्रीज, चलो करो, अपने आप से करो, यहाँ पे मत देखो, सीक्वेंस में जाओ मस्त एकदम, एक आध एंट्री ऊपर नीचे हुआ तो चलता है। चलो फास्ट, खत्म करना है ना, या होमवर्क करोगे? आई हैव एक्सप्लेन द होल क्वेश्चन, खत्म कर सकते हैं ना हम लोग, या लंच ब्रेक के बाद एक आध लेक्चर एक्सटेंड करना है? होमवर्क करोगे? अरे श्योर, कंटिन्यू करूं मैं? क्या 7वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिमिलर है? तो वो भी होमवर्क ले लो फिर। एक काम करते हैं, पहले 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये कौन सा हुआ? ए बच्चों काम करो, एंट्री लिखो, चलो क्या करे, होगा नहीं वैसे भी, लंच ब्रेक के बाद जाने ही वाला लेक्चर, भगाना नहीं है यार, कम कम ऑन, सॉल्व दिस, वो होमवर्क करो ना, 7 नंबर का क्वेश्चन, चलो करो करो, 2 मिनट लगते हैं, अभी तक वो होता। उसी बहाने से 4 चीजें चेक करोगे, है कि नहीं सुजल?
चलो हो गया। दोस्तों, राइट शेयर्स कितने इशू हुए हैं, बोनस शेयर्स कितने इशू हुए हैं, वो कैलकुलेशन अभी आपको आता है ना डायरेक्टली? नहीं तो अगर चाहते हो तो उसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो आप लोग। देना जरूरी नहीं है, बट बना सकते हो इफ यू वांट टू। राइट शेयर्स की एंट्री जरा चेक करो। आपने डायरेक्ट एंट्री मारी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000। इज इट राइट? बट ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? बोनस इशू के लिए। हैव यू यूज्ड इट नाउ? हाँ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 50,000 रुपए। यहाँ पे हमने गलती से वो पी एंड एल से ही लिए थे, ये याद रखो, ठीक है ना? एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपने किया होगा एंट्री, करेक्ट है? उसके बाद आपको क्या करना है? डीआरआर क्रिएट करना है, डीआरआरआई, एंड देन अमाउंट ट्रांसफर करनी है डिबेंचर होल्डर्स को। पहले लीगल कंप्लायंस करो, फिर डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ट्रांसफर करो। चलो आगे बढ़ू क्या? डिबेंचर होल्डर्स को कितना बैलेंस गया? 1,23,600। अब बस वो जो 3,600 का प्रीमियम है वो कहां पे राइट ऑफ करना है? पी एंड एल अकाउंट में। एंड अगर फ्यूचर में कभी दिक्कतें आती है तो मेक श्योर कि वो सेक्शंस ओपन करके वो सेक्शंस पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन कौन सा है? 52। लिख के दिया है मैंने, सब नोट्स में भी है। ये लास्ट में किया तो चलेगा एंट्री, ये अभी गड़बड़ मत करो। डीआरआर टू जनरल रिजर्व वाली लास्ट में करो, रिडम्शन के बाद, क्योंकि इट इज सपोज टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आफ्टर रिडम्शन। ओके, पहले इन्वेस्टमेंट बेचो, फिर रिडम्शन करो, एंड फिर डीआरआर जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करो। यानी प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो ये एंट्री पहले होनी चाहिए, फिर ये 2 नंबर की एंट्री, और ये 3 नंबर। मतलब इन तीनों में अगर सीक्वेंस देखा जाए तो ये पहले होनी चाहिए, फिर ये दूसरी, और ये तीसरी। समझा ना? हो गया? चलो आगे बढ़ू क्या? दोस्तों आगे बढ़ू क्या? बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 5, रीड एंड टेल मी कि कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो जैसा अभी हमने सॉल्व किया था ना 3 नंबर का, वैसा क्वेश्चन है। आप अपने आप से पढ़िए एक बार, और बस इतना बताइए कि कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे।
हाँ, हो गया। कितने डिबेंचर्स, कितने शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं? 24,000। अरे श्योर। कौन सा क्वेश्चन है ये? प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 ना? यही है ना क्वेश्चन? कहां से लाया 24,000? हाँ बराबर है, 24,500 शेयर। हैव यू सॉल्व्ड इट और रफ वर्किंग किया? लिख लेते ना, बराबर है आंसर। ठीक है, सॉल्व करोगे होमवर्क? ठीक है, आंसर तो बराबर निकाल दिया आपने। डू यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? सिंपल है एकदम। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। अब बचा कितना? एक ही क्वेश्चन बचा है, पोस्ट लंच ब्रेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा आपके साथ बैठ के। ठीक है, कन्वर्जन से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, तो वो एक क्वेश्चन करते हैं और फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, बाकी लोग